जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। छोटा निवेशक आखिर करे तो क्या करे? वो मार्केट को देखे, वो ग्लोबल न्यूज़ जो आ रही है उसको देखे, युद्ध को देखे, करे तो करे क्या? मार्केट में पैसा लगा के उसको डर ही बना रहता है कि अभी तो शेयर ने भागना ही शुरू किया था, 2 साल से तो भागा नहीं था, अभी थोड़ा सा भागा और फिर निगेटिव न्यूज़। साथ ही हम यहाँ पर इन न्यूज़ के बारे में तो चर्चा करने ही वाले हैं, लेकिन कुछ शेयर्स हैं उनके बारे में भी यहाँ पर चर्चा करेंगे। एक ऐसा शेयर है जो 160 रुपये से सस्ता है और एफआईज उसको खरीद रहे हैं। शेयर के अंदर अच्छी खासी तेजी है, बीच बीच में गिरावट के बाद फिर तेजी बनती है। मजबूत शेयर है, ध्यान आप लगा सकते हैं। अभी उतनी तेजी नहीं बनी जितनी की बननी चाहिए थी। ईरान की अगर बात करते हैं, और ईरान के साथ अगर हम यूएस की, इजराइल की बात करते हैं, उनको भी छोड़ दीजिए। अभी सिर्फ हमें किसकी बात करनी है? यूएस और ईरान की। आईआरजीसी ने टारगेट कर दिया है, यानी कि ईरान की फौज ने अटैक किया है यूएस के मिलिट्री साइट्स पर। कब? जब उन पर अटैक किया गया, जब उन पर अटैक किया गया। तो पहले यहां पर किस पर अटैक किया गया है? पहले किस पर अटैक किया गया है? पहले अटैक किया गया है, देखिए, सिंगापुर का एक जहाज होता है जो कि सामान लेकर अपना जा रहा था, लेकिन तभी ईरान की साइड से एक ड्रोन आता है, उस पर अटैक कर देता है, सिंगापुर का जहाज, और उस पर अटैक कर देता है। जो कहानी है जो कि न्यूज़ में आप सुन रहे हैं, उसके बाद होता क्या है? उसके बाद गुस्से में उधर की साइड से अमेरिका अटैक करता है। लगभग 6 फाइटर जेट से जबरदस्त बम्बारिंग होती है, जो कि कार्गो, सिंगापुर का कार्गो जहाज था, ईरान के द्वारा उस पर अटैक किया गया। उसके बदले में फिर क्या होता है कि 6 अमेरिकी फाइटर जेट ने अटैक कर दिया ईरान पर। जबरदस्त, जहां से अटैक किया गया था, जो मिसाइल थी और ड्रोन लॉन्चर थे, उनको नष्ट कर दिया गया। किसके द्वारा? अमेरिका के द्वारा। ठीक है, तो अभी यहां पर क्या हो गया? सीज फायर खत्म, टूट गया एक प्रकार से देखा जाए तो। अब यहां पर जब भी आप सुनेंगे कि यूएस मिलिट्री पे किस साइट्स पे किया गया है, मतलब डायरेक्टली आप देखेंगे उनकी सेना पे अटैक नहीं किया गया है। गल्फ कंट्रीज के अंदर जगह जगह पर आप देखेंगे, या गल्फ कंट्रीज के अंदर उन्होंने अपने पॉइंट बनाए हुए हैं, बेसिस पॉइंट बनाए हुए हैं, जहां पर उनके सैनिक मौजूद हैं उन देशों की रक्षा करने के लिए। लेकिन यहां पर तो गल्फ कंट्रीज, ठीक है, जो भी गल्फ कंट्रीज है वो कह रहे हैं कि आप हमारी रक्षा कर रहे हो या अपनी रक्षा कर रहे हो, हमें तो कहीं से भी नहीं लग रहा है। ईरान जब भी मिसाइल मारता है या फिर ड्रोन मारता है, आसानी से आ जाता है। ठीक है, तो एक यहां पर जो ट्रस्ट था वो तो हो गया खत्म। इस युद्ध के अंदर आने से अमेरिका को बहुत बड़ा नुकसान है, और उसकी भरपाई अभी तक अमेरिका कर नहीं पाया। अमेरिका का ट्रस्ट बहुत ज्यादा नुकसान दिया है, इतना जबरदस्त नुकसान दिया गया है ईरान के द्वारा अमेरिका को कि जिंदगी में कभी नहीं भूल पाया। बदला तो लेने का बहुत कुछ मूड है अमेरिका का कि बिल्कुल ईरान को खत्म कर दिया जाए, लेकिन दिक्कत परेशानी वाली बात यह है कि जैसे ही अटैक होगा, और जबरदस्त अटैक होगा, दिक्कत परेशानी वाली बात यह है कि ईरान इन जो गल्फ कंट्रीज है, यूएई है, ठीक है, जो गल्फ कंट्रीज हैं उन पर अटैक करना शुरू कर देगा, खाड़ी देशों पे अटैक करेगा, जिसकी वजह से पूरे ग्लोबल के अंदर, खासकर यूरोप के अंदर भी तेल का क्या होगा। अमेरिका चाहता है अटैक करना, लेकिन कर नहीं सकता, मजबूरी है, क्योंकि यूक्रेन से अटैक करा दिया किसके ऊपर? रसिया के ऊपर। और रसिया का तेल वेल इस समय जितने भी प्लांट था सब बंद पड़े हैं फिलहाल, तो अभी वो कहीं को एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा उतना ज़्यादा जितना करना चाहिए था। इंटरनली भी दिक्कत परेशानी हो गई। क्रीमिया के अंदर भी अगर देखें तो वहाँ पर भी तेल गैस की किल्लत हो गई, लाइट चली गई है वहाँ पर, क्योंकि यूक्रेन भी सटीक जगह पर बिल्कुल एनर्जी पर ही अटैक कर रहा है, एनर्जी को टारगेट करके रखा हुआ, जो उसकी रीढ़ की हड्डी उसको तोड़ा जा रहा है, जैसे कि यूक्रेन तोड़ रहा है, जैसे कि रसिया, इजराइल तोड़ रहा है ईरान का, और ईरान तोड़ रहा है बिल्कुल, जो कि देखिए, ईरान को भी तो इन्होंने सिखाया है कि कहां कहां पर अटैक करना चाहिए, तो वो भी सीख गया।
बस अब क्या रह गया यहाँ पर कि ईरान की ज़बरदस्त एक कोई लॉन्ग मिसाइल जाए और अमेरिका के अंदर गिरे, ये वाली सिचुएशन रह गई है। लेकिन ईरान खाड़ी देशों को मारेगा, सेना सामने खड़ी है उसको नहीं मारता, खाड़ी देशों को मारता है। उसको मालूम है कि डायरेक्ट मुकाबला शायद मैं ना कर पाऊँ। ईरान डायरेक्ट अगर करता तो कर लेता, सामने तो खड़ा है, उनकी मिलिट्री पूरी जहाज समुद्र के अंदर खड़े हुए हैं, हिम्मत तो कर उन्हें को भगा। लेकिन नहीं, इस वाले उसको भी मालूम है कि कहाँ पर क्या करना चाहिए। देखिए सामने से तो अटैक होगा नहीं होगा, छोड़ दीजिए उसको, वो हॉर्मुज के रास्तों को बंद ब्लॉक करके रखा हुआ है। वो कहता है कि कोई भी जहाज जाएगा मेरी परमिशन के बिना नहीं जाएगा। तो एक वो जहाज सिंगापुर का जो जा रहा था उसकी परमिशन नहीं थी, उससे किसी तरह का कोई वार्तालाप नहीं था, वो ऐसे ही जा रहा था मस्त कि कोई दिक्कत परेशानी नहीं अब तो, ठीक है। लेकिन ईरान ने बोला नहीं, कोई भी जहाज अभी भी जाएगा परमिशन हमारी ही लेनी पड़ेगी उसको, क्योंकि अभी तक एमओयू जो साइन हुआ है ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है उसके अंदर कि जो अभी पूरा कंप्लीट हो जाए। और देखिए बीच में लड़ाई यहाँ पर शुरू हो गई। तो एक रिटेल निवेशक करे तो करे क्या। अब इंडिया किससे तेल ले, रसिया से तेल ले, ईरान से तेल ले, या वेनेजुएला से तेल ले, किससे तेल ले। तेल की बड़ी संकट कर दी। तो अमेरिका का बड़ा ही शानदार है अपने आप को नंबर 1 रखने का। लेकिन नंबर 1 कैसे रहेगा, ग्लोबली तो कितनी दिक्कत हो गई है, समझ में आ गया कि क्या हथियार हैं, क्या है क्या नहीं है। ईरान से ही इजराइल और अमेरिका दोनों पिटे पड़े हैं। लेकिन अभी क्या है यहाँ पर, अगर ईरान पे ज़बरदस्त अटैक करना है तो हिजबुल्ला की कमर तोड़नी पड़ेगी जो कि तोड़ रहा है इजराइल, रसिया की पिटाई करनी पड़ेगी ज़बरदस्त जो कि चल रही है अभी। तो ये आगे क्या चल रहा है, ईरान को ज़बरदस्त पिटाई करने का प्लान चल रहा है क्या यहाँ पर। देखिए कुछ मालूम नहीं है, आपको अलर्ट रहना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है, बहुत कुछ यहाँ पर देखना है। हॉर्मुज का रास्ता खुलना, उधर हिजबुल्ला की ज़बरदस्त पिटाई होना, फिर बिल्कुल स्ट्रैटेजिक तरीके से रसिया के जो भी तेल है गैस है उसको उड़ाना। समझ रहे हैं आप यहाँ पर क्या चीज़ चल रही है। तेल संकट क्रिएट करना, इससे क्या होगा, तेल कहीं नहीं रहेगा तो क्या इंडिया कहाँ जाएगा, वेनेजुएला। चाइना कहाँ जाएगा, वेनेजुएला के पास। अभी क्या है, ईरान से ले लेता है आसानी से। तो मकसद यहाँ पे समझिए कि उसको दुख है अमेरिका को कि इंडिया और चाइना मुझसे तेल क्यों नहीं लेते और मेरे देश से इतना ज़्यादा बिजनेस कमाते हैं। बात भी सही है, गलत क्या है, समझ में बात आ गई। लेकिन वहाँ से तेल महंगा पड़ता है, लेने के लिए कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं, इधर से लिया जाएगा उधर से लिया जाएगा। खाड़ी देशों से सस्ता पड़ता है और आसान रहता है, जल्दी आ जाता है, ठीक है। तो ये बहुत कुछ है जो कि आपको सीखना बाकी है। अब मार्केट के अंदर क्या चलेगा वो सारी चीज़ें आपको देखनी है। अलग अलग न्यूज़ में आपको देखने को मिल ही जाएगा यहाँ पर कि किस तरीके से यहाँ पर देखने को मिल रही है सारी चीज़ें, ठीक है। तो अलग अलग न्यूज़ में आप देखेंगे कि यहाँ पर आप देखेंगे अलग अलग जगह पे एक ही चीज़ आपको देखने को मिलेगी कि ईरान ने अटैक कर दिया है और अमेरिका ने भी अटैक किया है, दोनों की लड़ाई यहाँ पर देखने को मिलेगी। ड्रोन चल रहा है, अब ड्रोन का ही खेल रह गया है, उसमें किसी भी इंसान की तो मौत होती नहीं है। तो ड्रोन छोड़िए ज़बरदस्त, क्योंकि ईरान तो ड्रोन का मालिक हो गया, उधर यूक्रेन भी मालिक हो गया। बनाइए ड्रोन, कितना हो, थोड़े दिन में पाकिस्तान भी ड्रोन बनाएगा, कर दीजिए सब कुछ बर्बाद, ठीक है। कोई नियम धर्म नहीं है, क्योंकि अमेरिका जो कि ग्लोबली देखता है, ठीक है, वही अटैक कर रहा है। उसने जापान को नहीं छोड़ा, हिरोशिमा नागासाकी में पहले ही बम डाल के रखा हुआ है। तो दुनिया में खलबली मचाना अमेरिका का काम है, वो कर रहा है। अब उसके हथियार भी बिकने बंद हो जाएंगे क्योंकि ड्रोन आ गए हैं, ड्रोन लोग अपना बना रहे हैं। अब उसको समझ नहीं आ रहा, उसके पास बस एक ही चीज़ है अब अमेरिका के पास, ठीक, तो टेक्नोलॉजी। दूसरा क्या है कि तेल बिके उसका, अब वेनेजुएला का, नहीं तो कमर टूट जाएगी। पता चला कि अस्तित्व भी खतरे में पड़ ना जाएगा। जिस तरीके से चाइना आगे ग्रोथ कर रहा था, रसिया आगे ग्रोथ कर रहा था, देख लीजिए लड़ाई करवा के इनको कितना पीछे पहुंचा दिया गया। तो ये है कि किस तरीके से आमने सामने तो कोई नहीं है, लेकिन इसका नुकसान भी भुगतना पड़ेगा हर कंट्री को। रसिया से अगर तेल नहीं जाएगा तो इसका मतलब कि यूरोप बचा रहेगा क्या। ये यूरोप ने, नेटो ने जो युद्ध छेड़ा है, कहीं ना कहीं संकट इन पे भी आएगा, बहुत बुरी तरीके से आएगा। अभी देखते चलिएगा क्या क्या चीज़ें आने वाले टाइम में देखने को मिलेंगी। दोस्तों शेयर का नाम है अशोक लीलैंड। देखिए जब भी कभी किसी कंपनी के रिजल्ट अच्छे आते हैं तो एकदम से ही सारी चीज़ें नहीं देखनी है,
किसी कंपनी के अंदर कोई बड़ा ऑर्डर मिला है तो एकदम उसी दिन मत देखिएगा, लंबा समय खेलने की कोशिश करें। देखिए टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल को बड़ा ऑर्डर मिला व्हीकल बनाने के लिए, सेम डे कोशिश की लोगों ने कि भाग जाए, नहीं, उसके बाद देखिए तेजी बन रही है अब धीरे धीरे। अशोक लीलैंड की यहाँ पर बात करते हैं, 161 रुपये के भाव, अभी नीचे की साइड में गिरा था, देखिए यहाँ पर पहुँच गया था 138 रुपये के आसपास। उसके बाद देखिए ज़बरदस्त तेजी इसके अंदर बनी है, एक महीने के अंदर ही 16% का रिटर्न फिर इसने बना के दे दिए। तो गिरावट के बाद तेजी स्टॉक मार्केट के अंदर चलता रहता है, और 5 दिन के अंदर भी आप देखेंगे बड़ी गिरावट इसके अंदर हुई थी, 151 तक पहुँच गया था। और 151 से अभी देखिए ये उतना पैसा है जो कि एक साल में बैंक देता है आपको, 6.5% FD मिलता है। यहाँ पर देखिए 5 दिन के अंदर मिल गया, इसलिए स्टॉक मार्केट के अंदर लोग काम करने के लिए आते हैं। चलिए इसके फंडामेंटल देख लीजिए एक बार, मार्केट कैप देख लीजिए, 94,000 करोड़ का मार्केट कैप। क्या यही मार्केट कैप है? ठीक है, बहुत सारे लोग हैं गूगल पे देख लेते हैं। ठीक है, अगर कहीं पर भी बोनस स्प्लिट मिलता है तो मैच करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो कितना है, जब स्टार्टिंग में एकदम मिलता है बोनस स्प्लिट वगैरह तो एडजस्ट होने में टाइम लग जाता है, लेकिन इसका बिल्कुल सही है, 94,000 करोड़ का मार्केट कैप। तो दोस्तों काफ़ी सारे लोगों ने रिजल्ट्स देखा, काफ़ी सारे लोगों ने इग्नोर कर दिया, तो जिन्होंने रिजल्ट्स देखा उसके बाद उनको उसका रिजल्ट्स भी मिल गया। देख लीजिए एक साल पहले मार्च में अशोक लीलैंड के अंदर 14,696 करोड़ का रेवेन्यू आता था, उसके बाद 11,700 करोड़, उसके बाद 12,000 करोड़, उसके बाद 14,800 करोड़। उसके बाद देखिए ईयर ऑन ईयर बेसिस, क्वार्टरली बेसिस दोनों को तोड़ता हुआ ऊपर निकल गया, 17,246 करोड़ की सेल्स देखने को मिल रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी देखिए कितना दमदार है, 3,308 करोड़ का, उससे पहले 2,800 था, 2,400 करोड़, उसके पहले 2,100 करोड़, उससे पहले देखेंगे 2,991 करोड़। ठीक है, इसी तरह से हम नेट प्रॉफिट देखेंगे, देखिए कितना शानदार है, 1,381 करोड़ का, उससे पहले 862 करोड़ था, 820 करोड़, उससे पहले 658 करोड़, उससे पहले देखेंगे 1,246 करोड़। क्वार्टरली यानी ईयर ऑन ईयर बेसिस दोनों में अच्छा जंप है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो थंबनेल में लिखा है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पर एक साल पहले 2025 में FIs की होल्डिंग 23.50 थी, उसके बाद 23.850, उसके बाद 24.32%, उसके बाद 24.41%, अभी देखिए 24.57% हो गई है। ठीक है, तो ये समझना जरूरी है कि धीरे धीरे FIs की होल्डिंग बढ़ी और शेयर ने भी अच्छा उछाल देके बढ़िया पैसा लोगों को बना के यहाँ पर दिया, लेकिन अपने हाई से काफ़ी गिरा हुआ है अभी भी ये, तो थोड़ा सा ध्यान लगा सकते हैं। गिरा हुआ शेयर हो तो अपना हाई आने वाले टाइम में तोड़ेगा, कितना परसेंट बनेगा ये समझने के लिए कोई तैयार नहीं है। तो मैं आपसे बार बार बोलता हूँ कि एक बार हाई देख लें कितना बनाया है इसने।